A very good morning to all of you students. This is डॉक्टर विपुल कश्यप और आज हम आपका प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एविडेंसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इस स्लाइड में और इस टॉपिक में हम जो हमारा पीछे सेशन छूट गया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसका पूरा साइंटिस्ट के रोल और कंट्रीब्यूशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी रिलेटेड टू डिजीज़। तो सबसे पहले ये थ्योरी रिलेटेड ऑफ डिजीज़ आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं। शायद मैंने लास्ट स्लाइड में भी किया था। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें आप याद रखें, व्हाट आर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो इसमें बताया गया है वो उन जनरेशन को कहते हैं। एक थ्योरी है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये थ्योरी दी गई थी बेसिकली, जिसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी क्या बोलती थी कि लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, कि लाइफ की उत्पत्ति कहाँ से हो रही, नॉन लिविंग मैटर से। ठीक है, और जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसका ये मानना था कि नहीं, लाइफ कहाँ से है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, कि लाइफ कहाँ से बन रही है, वो भी लाइफ से ही जनरेट हो रही है, किसी दूसरी लाइफ से। ठीक है, तो ये अलग अलग थ्योरीज थी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को आप ए बायोजेनेसिस भी बोलते थे और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बोलते थे बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है लाइफ फ्रॉम लिविंग थिंग। ठीक है, और ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। तो इस जो टॉपिक है हम आपका इसमें यही बातें डिस्कस करेंगे कि आपके पुराने टाइम में कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जर्म थ्योरी के बारे में। जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी पुराने टाइम में और जो अभी भी है वो थी आपकी जर्म थ्योरी। वो ये बोलती थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस और जर्म्स और दे कैन लेड टू डिजीज। ठीक है, इस थ्योरी का ये मानना था और सिंपल सी बात है, ये अभी भी जस्टिफाइड ही है ये चीज़। ठीक है, तो ये जो थ्योरी दी गई थी पुराने टाइम में जो जस्टिफाइड करते थे अपने एक्सपेरिमेंट से, वो थे इब्न सीना, इब्न खतीमा और इब्न खतीब। ये सारे फिजिशियंस थे पुराने टाइम के जो जर्म थ्योरी को सपोर्ट करते थे। ठीक है, मगर जर्म थ्योरी से पहले यूरोप में एक थ्योरी थी, उसका नाम था मियास्मा थ्योरी। ठीक है, ये लोगों की एक बोलते हैं ना कि जिसको वहम है एक टाइप का, पुराने टाइम से जो चली आ रही हैं चीज़ें, ये उस थ्योरी को विश्वास करती थी, उस थ्योरी का। फॉर एग्जांपल इसका ये मानना था कि भाई एयर में कुछ ऐसा है, हवा में, जिसके कारण कोई बीमारी फैल रही या कुछ कुछ भी हो रहा, कुछ सारी चीज़ें हो रही है, कोई मर रहा है या फिर कुछ भी ऑर्गेनिज्म या कुछ भी है, ये करती थी इस थ्योरी को सपोर्ट। ठीक है, तो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था इस थ्योरी का। ठीक है, और और ये इसलिए साइंटिफिक एक्सेप्टेड नहीं थी थ्योरी। ठीक है, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। फॉर एग्जांपल जैनसन है, हैंस एंड जैनसन। ठीक है, ये इन्होंने सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, सबसे पहला बनाया था, और जबकि इनका बिजनेस था जो इनका काम था वो इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप था। ठीक है, उसके बाद था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही एग्जामिन्ड अ पीस ऑफ ड्राइड कॉर्क। ठीक है, जो शैम्पेन की बोतल होती है ना, उसके ऊपर आप कॉर्क देखते हैं। ठीक है, वो एक तरीके का ड्राई सेल ही है। ठीक है, तो उसकी स्टडी करी थी उन्होंने और उसकी पिक्चर्स को पब्लिश किया था। ठीक है, माइक्रोग्राफिया, ये एक मैगज़ीन होगी उस टाइम की। ठीक है, साइंटिफिक मैगज़ीन, तो उसमें पब्लिश किया था। उसके बाद आपके थे जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट। ठीक है, ये एक और साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने, इनकी अपनी एक थ्योरी थी। ठीक है, इनकी थ्योरी क्या थी, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट करते थे, मतलब कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, ये इनका क्या मानना था कि द रिएक्शन ऑफ लिवन इन द शर्ट विद फ्यूम्स फ्रॉम वीट विल आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 21 डेज ट्रांसफॉर्म द वीट इनटू माइस। तो ये कहते थे कि भाई किसी शर्ट है, ठीक है, शर्ट को अगर उसमें कोई परफ्यूम लगा दिया जाए और उसमें आपके गेहूं के कुछ दाने डाल दिए जाएं, और अगर उसको 21 दिन तक किसी कमरे में बंद रखो तो उसमें से माइस डेवलप हो जाएंगे, जो कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उनका ये मानना था। ठीक है, उसके बाद
एक नए साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को रेडी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो था ना कंसेप्ट कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग, इसको डिसअप्रूव किया था, ठीक है। इन्होंने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। आप अपनी स्क्रीन पे 3 फ्लास्क दिख रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लास्क, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लास्क है, उन्होंने एक मीट का पीस लिया और उस मीट के पीस को सील कर दिया कॉर्क से, बिल्कुल सील। उसके बाद सेकंड फ्लास्क लिया, उन्होंने क्या किया, उसको कवर कर दिया क्लॉथ से, ठीक है, गॉज से, ठीक है। और थर्ड में क्या लिया, एक ओपन फ्लास्क रखा। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट फ्लास्क में यहाँ पे इस वक्त कोई एयर नहीं थी, बिल्कुल कॉर्क से टाइट किया हुआ था, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस थ्योरी बोलती थी कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मीट का पीस नॉन लिविंग है, कॉर्क लगा दिया इसके ऊपर, मगर यहाँ पे कोई भी लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो रही है, ठीक है। उसी तरह सेकंड जार में देखेंगे, उसको फ्लास्क को कवर किया था गॉज पे, ठीक है। मगर अब क्या हुआ, जो फ्लाइज हैं उन्होंने अपने एग लेज कर दिए ऊपर कपड़े पर, ठीक है। अब उसके जो स्मेल है, मीट की स्मेल, उसके कारण उन्होंने क्या किया, फ्लाइज ने जो गॉज है, कपड़ा है, उसके ऊपर एग्स दे दिए, क्योंकि अंदर तो जा नहीं पाए वो। और आप थर्ड देखेंगे, थर्ड में देखेंगे फ्लास्क ओपन है, ठीक है। अब फ्लास्क ओपन है, उसी कारण तो अंदर मैगेट्स गए, ठीक है, फ्लाइज गई और मैगेट्स बनाए उन्होंने, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस अब ये क्या बोलता है, इसलिए स्पॉन्टेनियस थ्योरी का ये मानना था कि भी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग। और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, देखो आप खुद देख सकते हैं। फ्लाइज रिस्पॉन्सिबल थे उन मैगट्स को बनाने के लिए, ठीक है। मतलब कि लिविंग बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर लिविंग लाइफ, ठीक है। ये थी आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस थ्योरी, जिसको बोलेंगे बायोजेनेसिस। तो इसने सपोर्ट किया कि भाई आपकी स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो आपकी गलत है, जो थ्योरी है जो ये सपोर्ट करती थी कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग। अब यहाँ देखिए ना कि फ्लाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैगट इनसाइड द जार, ठीक है। उसके बाद एक जॉन नीडहैम थे, ठीक है। उन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट लगाया। तो ये भी सपोर्ट करते थे किसको, स्पॉन्टेनियस थ्योरी को। ये भी बोलते थे कि भी लाइफ सपोर्ट फ्रॉम नॉन लिविंग। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेन वाइटल फोर्सेस दैट कुड कन्फर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ ऑन नॉन लिविंग मैटर। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्रोथ लिया, ब्रोथ होता है, मीडिया होता है, ठीक है, जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो उन्होंने उसको, आप स्लाइड पे देख रहे हैं, फर्स्ट उसमें उसको हीट किया। हीट करने के बाद उसको फ्लास्क को ओपन रखा, ठीक है। और उसके बाद उसको कुछ टाइम वेट किया। उसके बाद उन्होंने नोट किया कि उसमें दोबारा से माइक्रोबियल ग्रोथ आ गई। सिंपल सी बात है, अगर ये ब्रोथ है, मैंने इसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसको मैंने खुला छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने इसको खुला छोड़ दिया तो ये ठंडा हो रहा है। अब इसके लिए ओपन स्पेस आ गया है ना, अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोबारा से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ये कंसेप्ट लगाया ही नहीं कि भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो बोतल के अंदर आ जाएगा और दोबारा से उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी। उनका ये मानना था कि मैंने तो ब्रोथ को बॉयल कर दिया, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ब्रोथ के अंदर होंगे वो मर जाएंगे। उसके बाद उसको थोड़ा वेट करके रख लिया। वेट करने के बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ टाइम बाद इसको ऐसे रख के देखते हैं। फिर साइंटिस्ट ने उसको मतलब कि कुछ घंटों के लिए उसको रख के देखा। फिर उसके बाद देखा उसने कि उसके अंदर तो ग्रोथ है। तो उसने ये सोचा कि भाई ब्रोथ तो नॉन लिविंग चीज़ है, और ब्रोथ को कुछ देर ऐसे रखने से उसमें एकदम से ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ कहाँ से आ गई, ठीक है। उसको ये नहीं पता था कि एनवायरनमेंट भी तो है एक फैक्टर, जिसमें बहुत सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे। और उसने वो बोतल खोली हुई थी, उस बोतल को खुलने के कारण वो एनवायरनमेंट में से सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर कर गए बोतल में, और वही रिजल्ट करे माइक्रोबियल ग्रोथ में, ठीक है। तो इसकी थ्योरी भी फेल हो गई थी। उसके बाद लज़ारो स्पेलेंज़ानी था। तो लज़ारो स्पेलेंज़ानी ने क्या किया, लज़ारो स्पेलेंज़ानी ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और जॉन नीडहैम को गलत प्रूफ किया। उसने ये बोला कि भी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब कि बायोजेनेसिस, कि भाई लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर लाइफ,
इसने क्या किया, अब आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि ब्रोथ हीट किया, ब्रोथ हीट करने के बाद उसने उसको कूल किया, ठीक है, और कूल करने के बाद फ्लास्क को ओपन छोड़ा, उसके बाद ओपन छोड़ने के बाद वेट किया और उसने नोट किया कि उसमें ग्रोथ आ गई। सेम एक्सपेरिमेंट जो ऊपर नीडहैम ने किया था। अब आप नीचे देखें कि ब्रोथ आपका हीट हुआ, ब्रोथ को हीट करने के बाद फ्लास्क को उसने सील कर दिया, इस वक्त सील कर दिया, ठीक है। उसके बाद वेट किया और कोई ग्रोथ नहीं थी, ठीक है, उसमें। तो जब उसने सील किया तो इसका मतलब ये है ना कि उस वक्त कोई भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में से नहीं आ सके, ठीक है, इसलिए वहाँ पे उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। उसके बाद उसने जब उसका लिड खोल दी तो उसके बाद उसमें ग्रोथ आ गई। कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसीलिए स्पेलेंजानी की यही ऑब्जर्वेशंस थी कि भी लाइफ एग्जिस्टेड फ्रॉम प्री लाइफ, जिसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसके बाद जो मेन आपकी मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस पास्चर, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। ही इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और फर्मेंटेशन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो लुइस पास्चर अपने मिडल उसमें एरा में 1800s में ये काम कर रहे थे, ठीक है। He performed numerous experiments to discover why wine and dairy products become sour and he found that the bacteria to be blame। तो उन्होंने फर्मेंटेशन के ऊपर काम किया था। उन्होंने ये बताया था कि भी बैक्टीरिया जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें फर्मेंटेशन हो रही है और खट्टापन जो है, एसिड जो बन रहे हैं वो उसमें हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो उन्होंने पता लगा लिया कि वो बैक्टीरिया के कारण है। तो अब जो लुइस पास्चर था उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्वान एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्वान अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये जो इमेज बनी है ये एक ऐसी बोतल है, इसमें स्वान शेप नेक ट्यूब लगाई गई, एस शेप देखेंगे आप, ठीक है, इसलिए उसको स्वान एक्सपेरिमेंट बोला। तब अब यहाँ पे लुइस पास्चर ने अपना रोल दिखाया, ठीक है। वो ये प्रूफ करने में लग गए लुइस पास्चर कि भी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो वो भी अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन थे। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक फ्लास्क में स्वान शेप ये नेक लगा दी और उसके बाद ब्रोथ को बॉईल किया। ब्रोथ को जब उन्होंने बॉईल किया तो उसके बाद उसको कुछ देर रख दिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे उन्होंने स्वान शेप एस शेप नेक लगाई तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, ठीक है। उसी के बाद उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि बॉयल किया, उस फ्लास्क को स्वान शेप नेक लगाई, ब्रोथ को हीट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको कुछ देर रखा और वो स्वान शेप नेक उन्होंने तोड़ दी, ठीक है। यहाँ ब्रेक देखेंगे आप, स्वान शेप जो इसकी नेक थी बॉटल की वो तोड़ दी इन्होंने। तो तोड़ने के बाद जब उन्होंने कुछ टाइम रखा तो उसमें ग्रोथ थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो उन्होंने इसका ये मतलब लिया कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्वान शेप नेक लगाई थी ना, तो अब यहाँ पे देखें कि डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर टू द ब्रोथ यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोजर एयर का उस बॉटल के अंदर जो ग्रोथ पड़ा हुआ है तो उसमें नहीं था, ठीक है। इसी कारण इसमें ग्रोथ नहीं आई। मगर जब उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसका स्वान शेप नेक तोड़ दी तब डायरेक्ट हवा थी, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थी ब्रोथ के, ठीक है। तो इस कारण वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ आई। तो इसकी फाइंडिंग्स क्या थी लुइस पास्चर की, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि माइक्रोऑर्गेनिज्म डू नॉट अपीयर एज ए रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को वो फेवर नहीं करते थे, ठीक है। इंस्टेड दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू फूड थ्रू डस्ट पार्टिकल एंड अदर थिंग्स। सेकेंड पॉइंट था ही सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो नॉन स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी उसी का नाम बायोजेनेसिस था, वो उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। और उसके बाद हिज वर्क आल्सो एनकरेज बिलीफ दैट माइक्रोऑर्गेनिजम्स वर इन एयर एंड कुड कॉज डिजीज। उनका यही मानना था कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हवा में है और वे डिजीज कॉज कर रहे हैं। अब पास्चर ने अपनी एक और थ्योरी दी, पास्चर पोस्टुलेट द जर्म थ्योरी, उन्होंने एक जर्म थ्योरी दी आगे, ठीक है। वही जो पहले पुराने टाइम में काफ़ी फेमस थी जर्म थ्योरी। तो पास्चर ने भी इसको प्रूफ करना शुरू कर दिया कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉजेज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो लुइस पास्चर का ये मानना था कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शियस डिजीज को रिस्पॉन्सिबल है होने के लिए, ठीक है। मगर उनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था इस वक्त, ठीक है। तो उसके बाद अब जॉन टिंडल के बारे में पढ़ते हैं।
जो आपके एक साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल, उन्होंने ये डेमोस्ट्रेट किया दैट डस्ट डिड इंडीड कैरी जर्म्स एंड दैट इफ डस्ट कैन एब्सेंट ब्रोथ रिमेन स्ट्राइल इवन इफ डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर। तो उनका ये मानना था कि भी जो डस्ट है हवा में उसी के कारण जर्म्स हैं, ठीक है। अगर वो डस्ट नहीं होगी एयर में तो क्या होगा, तो मतलब उसका ये मानना था कि हवा बिल्कुल हमारी स्ट्राइल है, स्ट्राइल मतलब साफ है, विदाउट एनी ऑर्गेनिज्म। तो उसका ये मानना था। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया अपना, अब आपकी स्क्रीन पे देखिए। हीट अप्लाई करी सबसे पहले स्वान शेप में, उसके बाद उस फ्लास्क को ऐसे ही रख के रखा और उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं था क्योंकि स्वान शेप नेक थी, आप देख रहे हैं आगे, ठीक है। ये सेम एक्सपेरिमेंट किया था किसने, लुइस पास्चर ने। उसके बाद सेकंड उसमें देखें, हीट अप्लाई करी, उन्होंने नेक तोड़ दी और वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट था, ठीक है। और ये भी आपका लुइस पास्चर ने परफॉर्म किया था। उन्होंने मगर थर्ड पार्ट में क्या किया, हीट अप्लाई करी और उस स्वान शेप नेक को ना थोड़ा टिल्ट कर दिया, ठीक है। दिस फ्लास्क साइडवेज एंड लेट इट सिट, उसको टिल्ट कर दिया जिसके कारण जो स्वान शेप जो शेप बनी हुई थी ना ट्यूब की, तो वो ब्रोथ वहाँ जाना शुरू हो गया, ठीक है। उस एरिया में वो एम्प्टी स्पेसिस था जो ट्यूब का। तो उसके बाद उन्होंने फ्लास्क को खड़ा किया और उसके बाद रखा, तो उन्होंने क्या पाया कि बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि जो वो रीजन जो स्वान शेप नेक में था, ठीक है, उस रीजन में क्या था, डस्ट थी, उनका ये मानना था, ठीक है। अब लुइस पास्चर वाले एक्सपेरिमेंट में क्या स्वान नेक नेक थी, मगर उन्होंने टिल्ट नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने सिर्फ खड़ा रखा हुआ था। मगर जॉन टिंडल ने क्या किया, उस फ्लास्क को टिल्ट कर दिया और वो सारा ब्रोथ स्वान शेप एरिया में चला गया। तो जॉन टिंडल का ये मानना था कि जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो इस स्वान शेप एरिया में ट्रैप हुए हुए थे, फंसे हुए थे। जैसे ही ब्रोथ इनके कंटेक्ट में आया तो वो वहाँ पे बैक्टीरिया कॉलोनीज की फॉर्मेशन होगी ब्रोथ के अंदर। तो इनका ये मानना था। तो ये भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही थे जॉन टिंडल, कि जो डस्ट पार्टिकल है हवा में उनमें ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट कोच, जो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और इनके पोस्टुलेट्स, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट टू डेमोस्ट्रेट द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिजीज, ठीक है। ये सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग द डिजीज। इससे पहले लुइस पास्चर ने भी यही बात कही थी मगर उनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। तो मगर रॉबर्ट कोच के पास साइंटिफिक प्रूफ उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि भी किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया कोई पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज करेगा, ठीक है, उन्होंने ये बताया था। उन्होंने क्या किया, एंथ्रेक्स वायरस लिया और उसको एक माइस के अंदर डाल दिया, ठीक है। माइस में डालने के बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो सबसे पहले माइस में डाला। माइस में डालने के बाद उन्होंने देखा कि भाई वो माइस मर गया, ठीक है, क्योंकि एंथ्रेक्स का था वो, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो उन्होंने डाला माइस के अंदर, वो माइस किल हो गया। अब उन्होंने क्या किया, जो माइस मर गया तो उसका सैंपल वहाँ से उठाया और उसको पेट्री प्लेट्स जो होती है हमारी, जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, उसके ऊपर वो सैंपल डाल दिया, ठीक है। वो डालने के बाद उन्होंने क्या किया, जो ओरिजिनल जो एंथ्रेक्स था, जो बैसिलस एंथ्रासिस जो उन्होंने इंजेक्ट किया था माइस के अंदर, ठीक है, उसको पहले उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और वो सैंपल जो एक माइस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद जब मर गया था माइस, तो और वो वाला सैंपल आपस में कंपेयर किया उन्होंने, ठीक है। कौन कौन सा सैंपल, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो एंथ्रेक्स वायरस, जो एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस था, जो सबसे पहले सैंपल जो माइस में डाला इंजेक्ट किया, ठीक है, वो सैंपल लिया, उसको एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में। और जब माइस मर गया उसके बाद उसकी बॉडी से सैंपल लिया, वो ऑब्जर्व किया। तो फिर रॉबर्ट कोच ने ऑब्जर्व किया कि दोनों सैंपल सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो उनकी थ्योरी प्रूव होगी कि अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक मैकेनिज्म को, तो वो स्पेसिफिक डिजीज कॉज करेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर ही, ठीक है। तो यह इस तरीके से कोच ने अपने 4 मेन पोस्टुलेट्स को इन्वेंट किया या लिखा। तो क्या कहते हैं कि कोच के पोस्टुलेट्स, 4 पोस्टुलेट। सबसे पहला देखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल केस ऑफ द डिजीज। तो उन्होंने बताया कि भी
अगर हम कोई डिजीज बॉडी बोलेंगे ना, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, द पैथोजन कैन बी आइसोलेट फ्रॉम डिजीज होस्ट एंड ग्रो इन प्योर कल्चर। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो पैथोजन है किसी की डिजीज बॉडी में, हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं और उसको ग्रोन भी कर सकते हैं। ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि द पैथोजन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज होस्ट एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं और प्योर कल्चर में उसको उगा भी सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बताया था, द पैथोजन फ्रॉम प्योर कल्चर मस्ट कॉज द डिजीज व्हेन इनोकुलेटेड इनटू हेल्दी ससेप्टेबल लेबोरेटरी एनिमल। उन्होंने ये बताया था कि जो आपने आइसोलेट किया गया ना किसी डिजीज बॉडी से, वो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और की बॉडी में सेम डिजीज को कॉज करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था पॉइंट, द पैथोजन मस्ट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम न्यू होस्ट एंड शोन टू बी सेम एज ओरिजिनली इनोकुलेटेड पैथोजन। इसका मतलब क्या हुआ, जिस होस्ट में आपने उसको डाला था पैथोजन को, ठीक है, आप उस बैक्टीरिया को दोबारा उसी बॉडी से री आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है। और वो आपका सेम होना चाहिए जो आपने ओरिजिनली पैथोजन लिया था उससे। ठीक है। तो उसने ये 4 की पॉइंट बताए थे जो अब बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको बोलते हैं कोच पोस्टुलेट, जो डिफाइन करते हैं किसी डिजीज़ को। ठीक है। किसी के शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाए उसको डिफाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।